क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर मोशन पहला लेक्चर आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस यहां बने रहिएगा। स्वागत है आपका आपके इस चैनल अनुनय एकेडमी पर। मेरा नाम अनुनय शर्मा और आइए शुरू करते हैं चैप्टर मोशन। मोशन क्या है वो समझते हैं। मोशन क्या है? एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज मोशन। अब मूवमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, मूवमेंट है। हाथ हिला रहा हूं, मूवमेंट है। मूवमेंट है तो मोशन है। आप अपने स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं तो मोशन है। एक छोटा सा पौधा मूव करते 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 यानी उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, उसमें मूवमेंट है। मूवमेंट है तो मोशन है। हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, मूवमेंट है। मूवमेंट है तो मोशन है। ये बात समझ में आई? एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज मोशन। लेकिन इसको एग्जैक्ट डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो वो रहा ये, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। हम कह सकते हैं एक बॉडी मोशन में है व्हेन इट्स पोजीशन और स्टेट चेंजेस, जब इसकी पोजीशन बदले या स्टेट बदले। कैसे? कंटिन्यूअसली, यानी विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में या एज ए रेफरेंस पॉइंट। इस कंपैरिजन को, इस चीज को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। किसी भी चीज को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूं, उदाहरण लेते हैं, आपके घर में आपके पास कोई ट्री है। इस ट्री के कंपैरिजन में आप चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते, ट्री तो वहीं खड़ा है लेकिन आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब तक आपकी पोजीशन, आप यहां पहुंच गए, 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 आपकी पोजीशन कंटिन्यूअसली जब तक चेंज हो रही है तो आप मोशन में हैं, ये कहना चाह रहा है ट्री के कंपैरिजन में। ये कंपैरिजन और क्लियर होगा जब हम रेस्ट की डेफिनेशन भी समझ लेंगे। सो अभी इसको ऐसे याद करें, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन और स्टेट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। ये जो ऑब्जेक्ट जिसके कंपैरिजन में, यानी ट्री के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। विद ओके, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। मोशन कैसा है? रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है वो रेस्ट की डेफिनेशन जब हम देख लेंगे उसके बाद आप तक पहुंचाऊंगा। तो फाइनली, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन और स्टेट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, ऐसे आपने लिखना है। अब रेस्ट समझ लेते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। कह सकते हैं एक बॉडी रेस्ट में है कब? व्हेन इस पोजीशन और स्टेट डज नॉट चेंज। बस इतनी बात और ऐड करनी है, डज नॉट बस। तो उसी मोशन की डेफिनेशन में डज नॉट लिख दोगे तो रेस्ट की डेफिनेशन बन गई। डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। रेस्ट इज ऑल्सो ए रिलेटिव टर्म। क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं रिलेटिव टर्म का क्या मतलब है, लेकिन पहले इधर, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट कब? व्हेन इट्स पोजीशन और स्टेट डज नॉट चेंज, यानी मूवमेंट नहीं है। एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज मोशन। मूवमेंट है तो मोशन है, मूवमेंट नहीं है तो मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो बॉडी रेस्ट में है। लेकिन कब? जब हम उसको किसी चीज के साथ कंपेयर करें, किसी साथ चीज के कंपैरिजन में। सो डेफिनेशन पहले ऐसे लिख लो, थोड़ी देर में आप तक सारा कंसेप्ट पहुंच रहा है। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन और स्टेट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। रेस्ट इज आल्सो ए रिलेटेड टर्म। वही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से लेट अस से यहां एक ट्री है और आप भी इस ट्री के पास इधर ही नीचे कहीं आप बैठे हुए हो, तो क्या ट्री के कंपैरिजन में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। आप इधर ही बैठे हो, कोई पत्थर है वो ही पड़ा हुआ, या आप यहां बैठे हो, कोई भी चीज ले लीजिए, तो क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? नहीं चेंज कर रही है। नहीं चेंज कर रही है मतलब ट्री के कंपैरिजन में ये रेस्ट में है। ट्री को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लिया, अगर आप यहां बैठे हुए हैं, अगर आप यहां बैठे हुए हैं तो और आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आप हैं रेस्ट पे। लेकिन अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप हैं मोशन पे। बस इतनी बात तो है। अब इसको ऐसे समझते हैं। सी, मोशन और रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। क्या मतलब है इसका ये देखते हैं। इस एग्जांपल को लेते हैं। ये एक कार है, ये मूविंग कार है, ये कार चल रही है। लेकिन अगर मैं इस ड्राइवर को रेफरेंस पॉइंट लूं, यानी ड्राइवर के कंपैरिजन में इस पैसेंजर की मूवमेंट देखूं तो कोई है नहीं। उदाहरण देता हूं, जब आप स्कूल जाते हैं, आप बस में आप जब स्कूल की बस में बैठे होते हैं तो स्कूल बस के ड्राइवर के कंपैरिजन में क्या आप अपनी जगह बदल रहे हैं? नहीं। आप जिस सीट पे बैठ के स्कूल तक आप उसी सीट पे हैं, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर। तो क्या आप ड्राइवर के कंपैरिजन में अपनी सीट बदल रहे हैं? अपनी पोजीशन बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं। तो मतलब आप रेस्ट पे हैं, नहीं बदल रहे हैं, डज नॉट चेंज। लेकिन अगर जब मैंने रेफरेंस पॉइंट ड्राइवर लिया तो आप इधर बैठे हुए हैं, आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है, मतलब आप किस पे हैं? आप हैं रेस्ट पे। लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ये ले लूं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और साइड द कार, रेफरेंस पॉइंट अगर मैं ये ले लूं,
बाहर ये जो पोल है इसको रेफरेंस पॉइंट ले लूं तो कार तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, यानी कार की स्थिति, कार की पोजीशन इस पोल के कंपैरिजन में लगातार बदल रही है, यानी कार मोशन में है। जब मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया पोल तो कार क्या होगी, मोशन में। लेकिन जब मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया ये ड्राइवर, तो ये तो आप किस में हो गए, रेस्ट में। फिर से समझना, ड्राइवर के कंपैरिजन में आप रेस्ट में हैं, लेकिन पोल के कंपैरिजन में आप मोशन में हैं और कार भी मोशन में है। ये बात समझ में आ रही? सो इसका मतलब है अगर मैं ड्राइवर के कंपैरिजन में ले रहा हूं तो आप रेस्ट में हैं, लेकिन अगर मैं पोल के कंपैरिजन में ले रहा हूं तो आप मोशन में हैं। ये कैसी बात होगी, एक ही वक्त पर, एक ही इंस्टेंट पर, एक ही इंटरवल पर आप रेस्ट में भी हैं और आप मोशन में भी हैं। फर्क कहां पड़ा, किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, किसके रेफरेंस पॉइंट में देख रहे हैं, ये बात समझ में आई? सो रेफरेंस पॉइंट समझ में आया, इसी को कहते हैं मोशन इज द रिलेटिव टर्म। इसका मतलब क्या है, ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम। ये रहा ना एग्जांपल, इसके कंपैरिजन में बॉडी एट रेस्ट है, इस पोल के कंपैरिजन में ये बॉडी इन मोशन है। इस फिर से देख लो, ड्राइवर के कंपैरिजन में ये पैसेंजर रेस्ट में है, लेकिन पोल के कंपैरिजन में ये पैसेंजर मोशन में है। सो कैन आई से ए बॉडी कैन बी इन रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। A body can be at rest and in motion at the same time. अब क्वेश्चन आएगा, is it possible that a body can be at rest or in motion at the same time? Please explain. तो ये एक्सप्लेनेशन देनी है। ये भी हो सकता है, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, एक्सप्लेन, तब भी यही आंसर है। और ये आंसर लिखना कैसे है, ये रहा। क्वेश्चन फिर से समझ लो, क्वेश्चन क्या आएगा, A body can be at rest or in motion at the same time. Explain with an example. 1. दूसरा आ जाएगा, motion और rest is a relative term. Explain. दोनों में यही आंसर लिखना है। ये आंसर क्या कह रहा है, ए मैन सिटिंग इन ए मूविंग कार, एक कार चल रही है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ, वो मैन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द कार। कार के बाहर कोई ट्री है, उसके कंपैरिजन में वो जो आदमी है जो कार में रनिंग मूविंग कार में बैठा हुआ, वो तो है मोशन में। लेकिन सेम मैन इज एट रेस्ट, सेम मैन रेस्ट पे है, कब, विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर ऑफ द कार, कार का जो ड्राइवर है उसके कंपैरिजन में रेस्ट में है। अब सवाल आया क्यों, ये रहा जवाब, क्योंकि a man sitting in a moving car is in motion with respect to the tree because car is continuously changing its position। कार कंटिन्यूसली इस ट्री के कंपैरिजन में कार कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर ऑफ द कार, वो जो आदमी कार में है, पैसेंजर जो कार में है, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो वो उसके कंपैरिजन में रेस्ट में है। सो हेंस वी कैन से दैट द मैन इज इन मोशन एंड एट रेस्ट at the same time. This means motion and rest both are related terms. आसान है, बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिक बायो में फिजिक क्या होता है, शरीर, बॉडी ओके। जो तो थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं, जिन भी चीजों को आप मेजर कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ना, हाँ, जिन भी चीजों को आप मेजर कर सकते हैं। सो जो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटीज जिनको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, आपका वेट क्या आपको मालूम है, आपका वेट कितना है? जी बिल्कुल पता होगा। तो वेट को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हाँ है ना, मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। आपको मालूम है स्पीड, आप जब चलते हो आप कहते हो हमारी गाड़ी जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, मेजर कर पा रहे हो स्पीड को, मेजर कर पा रहे हो दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, मेजर कर पा रहे हो, तो ये क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। आप वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, आप एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं, ये सारी की सारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज। थोड़ा सा एग्जांपल और लेते हैं, आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, मेजर कर सकते हैं, हां, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। आपके घर में कितनी चेयर्स हैं, मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है, आप मेजर कर सकते हैं। एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब सवाल ये होता है, सर आपने बता दिया वेट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, प्रेशर हो गया, तो कुछ ये सारी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो कोई ऐसी चीज भी है जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, है ना, इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते। क्या आप किसी को ये बोल सकते हैं, यार उसके ऊपर मेरे को बहुत गुस्सा आया था, दोस्त ने पूछा कितना गुस्सा आया था, आपने बोला था 10 kg, नहीं,
कभी बोला ऐसे? नहीं, नहीं मेजर कर सकते। आप अपने मम्मी पापा को ये नहीं बोल सकते मम्मा मेरे को आज से ना 25 kg प्यार है, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, मेजर नहीं कर सकते। इमोशनल क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उनको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते, इमोशनल क्वांटिटीज कहते हैं। ये रही फिजिकल क्वांटिटीज, दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी दिमाग में, फॉर एग्जाम्पल जो भी दिमाग में है वो लिख देना, वो सारी जो मेजर की जा सकती हूं। वेट हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, प्रेशर हो गया, एरिया निकालते हैं आप, एरिया हो गया, वॉल्यूम निकालते हैं आप किसी चीज का, मैस में वॉल्यूम हो गया। ये सारी की सारी चीजें भाई क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज दिस क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। समझ में आई? अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक को कहते हैं हम वेक्टर फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज। एक को स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्या होती है उससे पहले दो टर्म समझ लेना, सब समझ में आ जाएगा। पहली चीज हमने समझनी है मैग्नीट्यूड। पहली चीज क्या समझनी है? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ समथिंग, किसका कितना अमाउंट है। फॉर एग्जांपल आप 5 kg लेट्स से आप 5 kg पोटैटो लेके आए। आप पोटैटो लेके कितना है? 5 kg। तो ये जो 5 kg है, ये जो 5 है, ये क्या है? नंबर, अमाउंट ऑफ ये क्या है? अमाउंट ऑफ, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। आपके पास घर, आपकी जेब में 500 रुपीज है, ये 500 रुपीज, ये 500 क्या है? मैग्नीट्यूड, अमाउंट ऑफ समथिंग। कितना? आप वॉल्यूम मेजर करते हो, अमाउंट है। आपने कहा कोई किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो 2 है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये 2 नंबर, अमाउंट, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। जो हर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, ये तो हमने देखा, क्योंकि जो वो क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ेगी कि अमाउंट कितना है। तो वो हर अमाउंट, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो, वेक्टर क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड तो है। ये बात समझ में आई? चाहे स्केलर क्वांटिटी हो, चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही है। फिर सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज है डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। डायरेक्शन, किस तरफ को? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का मतलब क्या है? जैसे आप जा रहे हैं पॉइंट ए से, आप जा रहे हैं पॉइंट बी। चलो ऐसे नहीं, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपके दोस्त ने आपसे पूछा स्कूल से तुम्हारा घर कितनी दूर है? आपने कहा स्कूल से मेरा घर 5 किलोमीटर है। ये बात समझना इधर। स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, ये घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, जैसे मर्जी समझो। ये जो 5 किलोमीटर आपने आंसर दिया ना, ये है मैग्नीट्यूड। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप मुझे कहो कि सर या अपने दोस्त को आपने बोला कि मेरा स्कूल से मेरा घर 5 किलोमीटर है। अब वो स्कूल से निकले और 5 किलोमीटर चला जाए तो क्या वो आपके घर पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है किस तरफ जाना है। वो ईस्ट में जाएगा या वेस्ट में जाएगा या नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा, उसको डायरेक्शनलेस है, उसको मालूम नहीं। सो ये क्वांटिटी डायरेक्शनलेस है, अमाउंट। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। आपने क्या बताया? आपने बताया डिस्टेंस कितना? 5 किलोमीटर। सवाल ये होता है कि किस तरफ को है। आपके उस दोस्त ने आपके घर आना हो, वही स्कूल से आपके घर पहुंचना उसने, तो आप उसको कुछ डायरेक्शन दोगे ना। आप बोलोगे भाई यहां से 5 किलोमीटर कनॉट प्लेस में पहुंच, किसी जगह का नाम बताओगे, किसी भी XY जगह, यहां से 5 किलोमीटर फलानी जगह पहुंच, तो उसको एक सेट डायरेक्शन मिल गई कि मुझे कहां जाना है, एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर मैं इसको लिख दूं 5 किलोमीटर किस तरफ? टूवर्ड्स सीपी, कनॉट प्लेस की तरफ। 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द कनॉट प्लेस, टूवर्ड्स द सीपी, तो एक डायरेक्शन मिल गई। ये हो गया मैग्नीट्यूड। टूवर्ड्स द सीपी, ये हो गया डायरेक्शन। तो अब इसमें दोनों ही चीजें आ गई इस क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी होगी। इधर देखो, आपको जाना है ए से बी। ए से बी जाने का मतलब क्या है? डायरेक्शन। कितने किलोमीटर जाना है? लेट अस से 5 किलोमीटर। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आ रही? ए से बी की तरफ जाना है। आपको चंडीगढ़ से शिमला जाना है, चंडीगढ़ से शिमला डायरेक्शन, चंडीगढ़ से शिमला डायरेक्शन। उसका डिस्टेंस कितना है? लेट अस से जो भी है लेट अस से लेट अस से 150 किलोमीटर है। तो ये 150 किलोमीटर क्या हो गया बेटा? ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। अब इधर आ जाओ, इतनी बार डायरेक्शन समझ में आ गई,
डायरेक्शन के बिना जो है वो मैग्नीट्यूड है, ये समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी हो सकती है, ये भी समझ में आ गया। तो हर वो क्वांटिटी जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं केवल और केवल मैग्नीट्यूड से। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, अभी इतना अच्छा समझाया, अभी और क्या पंगा डाल दिया आपने, जरा समझो, अभी बता रहा हूं। आप डायरेक्ट ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे आपसे वही बात, आपसे सवाल पूछा, आपका घर कितनी दूर है, आपने कहा 5 किलोमीटर है। आपका घर स्कूल से कितनी दूर है, 5 किलोमीटर है। क्या आप इसको डायरेक्शन बता रहे हैं किस तरफ है? नहीं, आप क्या दे रहे हैं? मैग्नीट्यूड। किसका? डिस्टेंस का, केवल मैग्नीट्यूड। सो जो सवाल पूछा आपसे कि आपका घर यहां से कितनी दूर है, आपने कहा 5 किलोमीटर, पूरा आंसर हो गया कि नहीं? इट्स ए कंप्लीट आंसर। आपने क्या बताया? डिस्टेंस, जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड दे रहा है, यानी ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गई? अब इसका मतलब क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गई? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड। आपके सवाल का पूरा आंसर मिल जाए, कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास, किसी बॉडी का मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उसमें, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि मेजरेबल है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। लेंथ, आप कहेंगे कि मेरे पास 5 मीटर लंबा एक रोप है, एक रस्सी है मेरे पास जो 5 मीटर लंबी है। भाई इसमें क्या डायरेक्शन बताएंगे, किस तरफ को लंबी तो हर तरफ को ही है वो। आप कहेंगे मेरे पास 5 मीटर लंबी रस्सी है, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, बोलते हैं ऐसे? नहीं बोलते। ये कंप्लीट आंसर हो गया। आपके पास जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है? आपने बोला 5 मीटर। व्हाट इज दिस 5 मीटर? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? उस रस्सी की लेंथ। तो लेंथ क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। टाइम, कितना टाइम हुआ? ये 2 बजे हैं। 2 बजे के साथ डायरेक्शन देंगे, ईस्ट वाले 2 या वेस्ट वाले 2, नॉर्थ वाले 2, साउथ वाले 2, 2 बज गए, 2 o'clock हो गया, हर जगह वो 2 o'clock है, ऐसे समझ लो। तो टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सिमिलरली वर्क के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, एनर्जी के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, पावर के पास ओनली मैग्नीट्यूड है। दे आर डायरेक्शनलेस क्वांटिटीज, दे आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, हेंस दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। आई बात समझ में? हाँ, वेक्टर समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, मैंने क्या कहा, इसके साथ डायरेक्शन भी लग जाए तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। भाई आपका घर कितनी दूर और किस तरफ को है? तो आपने बोला 5 किलोमीटर, आपने आंसर दिया, आपने बोला 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। आपने बोला नॉर्थ की तरफ को 5 किलोमीटर है मेरा घर। तो आपने क्या दिया? डायरेक्शन दी है? नहीं, बताओ। नॉर्थ। ओके, आपने क्या जवाब दिया? 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। जहां आप खड़े हैं वहां से नॉर्थ की तरफ जाओगे 5 किलोमीटर तो मेरा घर आ जाएगा। आपने डायरेक्शन दी। ये हो गया, ये जो 5 किलोमीटर है ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये टूवर्ड्स नॉर्थ आपने क्या बता दी? डायरेक्शन। सो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब आपस में मिल गए तो इन्होंने क्वांटिटी बना दी वेक्टर। इसको हम कहते हैं वेक्टर। सो व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब, मतलब पूरा एड्रेस मिल जाए। कंप्लीटली डिस्क्राइब का मतलब पूरा एड्रेस मिल जाए। कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड, ये हो गया नंबर 1, एंड द डायरेक्शन, ये नंबर 2। 2 चीजें हो जाए इसमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। दोज physical quantities which are completely described by the magnitude as well as direction are known as the vector quantities. For example, velocity, acceleration, weight हो गया, displacement, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये vector quantities। आप बोलेंगे सर displacement, अभी displacement आगे करेंगे तो समझ में आएगा displacement vector quantity क्यों है, तब बताऊंगा। velocity भी आगे करेंगे, velocity भी समझाऊंगा, velocity vector quantity क्यों है ये बात करेंगे, acceleration vector quantity क्यों है ये बात करेंगे। अभी थोड़ा सा ऐसे रख लो, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ना सर थोड़ा सा तो बताओ, तो लो थोड़ा सा मैं आपको वेट का बता देता हूं। वेट क्या होता है आपने पढ़ रखा है इसलिए मैं बताता हूं। वेट, लेट अस से ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, ये इतने से ले लेते हैं, है ना, ये अर्थ है। फाइन, अर्थ के सरफेस के ऊपर आप बैठे हुए हैं, अर्थ के सरफेस पर आप बैठे हुए हैं, आपका कुछ वेट है या नहीं बताओ? आपका कुछ वेट है ना, आपका कुछ वेट है ना। ये क्या कह रहा है? वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या होता है? ये आप बैठे हुए हैं, आपका कुछ मास है जिसको हम m कहते हैं। मास क्या है? इधर देखो, मास क्या है? इधर मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब इस मास को अर्थ इसको खींचती है अपने सेंटर की तरफ, ये अर्थ
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसमें रहती है g, तो अर्थ इसको डाउनवर्ड खींच रही है अपने सेंटर की तरफ, किससे? mg फोर्स से। तो हम क्या कहते हैं? वेट क्या होता है? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इस सेंटर। तो एक इस मास को खींचने की एक डायरेक्शन है सेंटर की तरफ, इसलिए वेट। ये मास, लेट अस से ये मास क्या है? ये है स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, और जो इधर को डायरेक्शन लगी जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की, इसने क्या ऐड कर दिया इसमें? डायरेक्शन। अब मेरे को बताओ, ये मैग्नीट्यूड और इसमें प्लस हो गई डायरेक्शन, दोनों हो गई, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बनी है नहीं? वेट। तो याद रख लेना है अब, vector quantities, those physical quantities which are completely described by the magnitude as well as the direction are known as the vector quantities. For example, velocity, acceleration, weight, displacement, etc. Alright, a vector is represented by a letter having arrow. ये देखो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझो जरा। इधर आना, इधर आना। मुझे सिंपल कोई भी चीज लिखनी है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए, मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। लेकिन मुझे लिखना हो कि भाई ये स्केलर है, कोई वेक्टर, अगर मुझे अगर ये ए मेरे पास वेक्टर फॉर्म में है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा और इसके सिर पर लगाऊंगा ये एरो। जिस भी सिर के, अगर मेरे पास कोई बी वेक्टर है, बी है, उसके ऊपर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। अब ये एरो क्या होता है? एरो का मतलब क्या होता है? आइए जरा समझते हैं। एरो का मतलब है, ये एरो हमें क्या दिखाता है? देखो, ये एरो, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हम हेड। ये हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में। बहुत बार आप जब घूमने गए हो, तो इधर ऐसे एरो लगा के इधर लिखा होता है ना, कुछ भी लिख लो, जैसे लेट अस से शिमला, इधर लिखा हुआ शिमला 250 किलोमीटर, यानी आप इस रास्ते से जाएंगे, इधर को जाएंगे तो शिमला आएगा। आप इधर से कहीं इधर चले गए तो पंजाब आ जाएगा, लेट अस से अमृतसर आ जाएगा। आप इधर से इधर चले जाओगे तो अमृतसर, इधर लिखा हुआ 300 किलोमीटर। ये क्या बता रहा है? इस डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, एरो। सो एरो क्या देता है? हेड। एरो का हेड बताता है डायरेक्शन की इस तरफ को, और इसको हम कहते हैं टेल। ये बाकी का हिस्सा जो बचा, इसको कहते हैं टेल। ये टेल हमें बताता है, मैग्नीट्यूड को शो करता है। ये बात समझ में आई? टेल इज द सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड, हेड इज द सिंबल ऑफ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इकट्ठे हो गए तो बन गया वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम वेक्टर के ऊपर ये एरो लगाते हैं। ये बात समझ में आई? तो वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो ऑन द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर। इज इट ओके? क्लियर? फाइन। आगे बढ़ते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस बहुत आसान है। चलिए स्केलर क्वांटिटीज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड, अभी तो किया हमने, अब तो कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इसको। कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड, दोस क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और वेक्टर क्वांटिटीज। एक डिफरेंस हो गया। स्केलर क्वांटिटीज चेंज विद चेंज इन मैग्नीट्यूड, यानी अगर मैग्नीट्यूड बदल जाए तो स्केलर क्वांटिटीज चेंज हो जाती हैं। एग्जांपल देता हूं। लेट अस से आप 5 kg मास है ना, किसी चीज का मास है, मास। आप 5 kg ओनियन लाए, 5 kg ओनियन लाए। फिर आपने क्या किया? आपने इसमें से 2 kg ओनियन किसी को दे दिया। आपके पास कितना बचा? 3 kg ओनियन। देखो मैग्नीट्यूड बदल गया। मैग्नीट्यूड बदलने से स्केलर क्वांटिटीज बदल जाए। एक और चीज समझ लेते हैं। आओ पहले इधर आते हैं वापस। इधर ये देखो, स्केलर क्वांटिटीज, लेंथ से आते हैं। ये कह रहा है कि ये स्केलर लेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चलिए मास का मैंने एग्जांपल दे दिया, लेंथ का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास 5 मीटर लंबी, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, रोप है, रस्सी है। आपने इस 5 मीटर लंबी रस्सी को इधर से आपने इसको काट दिया, इधर से आपने इसको काट दिया, ये काट दिया। अब क्या रहेगी? ये लेटर से ये 2 मीटर रहेगी और ये रहेगी 3 मीटर। ये देखो, ये दोनों ही अलग अलग क्वांटिटीज नहीं हो गई। ये 2 मीटर चेंज हो गई, ये 3 मीटर, पहले कितनी थी? 5 मीटर, अब ये 2 मीटर रह गई, 3 मीटर। स्केलर क्वांटिटीज चेंज विद चेंज इन मैग्नीट्यूड। इस हिस्से का मैग्नीट्यूड अलग हो गया, इस हिस्से का मैग्नीट्यूड अलग हो गया, इस हिस्से का मैग्नीट्यूड 2 मीटर, उस हिस्से का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 3 मीटर। इनका मैग्नीट्यूड बदल गया, स्केलर क्वांटिटीज बदल गई। वेक्टर क्वांटिटीज, अब आगे समझ लो, पढ़ो इसको। वेक्टर क्वांटिटीज चेंज, ध्यान देना, इधर बड़े इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटीज चेंज विद चेंज इन मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज में देखो 2 चीजें हैं, इधर ध्यान देना। अब वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड,
दूसरी है डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई। अगर मैग्नीट्यूड बदल जाए, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, दोनों चीजें हैं ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हमें देती है वेक्टर क्वांटिटी। ये बात समझना इधर, अगर मैग्नीट्यूड बदल जाए तो वेक्टर की क्वांटिटी बदल गई। ये देखो वेक्टर की जो क्वांटिटी है वो बदल गई। मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदला, अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदला और केवल डायरेक्शन ही चेंज हुई, डायरेक्शन एग्जांपल दूंगा अभी, डायरेक्शन ही चेंज हुई, तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई। और तीसरी चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाए तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी। तो तीन चीजें वेक्टर में, तीन। स्केलर में एक ही चीज, मैग्नीट्यूड बदला, स्केलर क्वांटिटी बदली। लेकिन इसमें वेक्टर में तीन हैं चीजें, दो लेकिन ऑप्शन है तीन, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी। लेकिन अगर दोनों ही चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज होगी, तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी। यही तो लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी चेंज विद द चेंज इन मैग्नीट्यूड और विद द चेंज इन डायरेक्शन और बोथ। आई बात समझ में? एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एग्जांपल समझ लेते हैं। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन मैग्नीट्यूड। देखो आप यहां से यहां गए, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये लेटर से 5 किलोमीटर है डिस्टेंस। ए टू बी 5 किलोमीटर, ए टू बी 5, ए टू बी क्या हो गया, डायरेक्शन 5 किलोमीटर क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आ गई। सो अभी ये है, लेकिन किसी बस आपने इधर जाना था, इधर से कुछ रास्ता खराब हो गया, आपको जाना अभी भी ए से है, जाना अभी भी बी की तरफ है। ये स्टेट था, पहले सीधा जाना था, सीधा हाईवे जा रहा है, सीधा रोड जा रहा है, स्टेट पे जा रहा है, सीधी डायरेक्शन है, कहीं से डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रही। लेकिन इधर कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, रास्ता बदलना पड़ा, तो पहले आप इधर गए, फिर आपको इधर मोड़ दिया गया, तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं बताओ? डायरेक्शन चेंज हुई। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी, यही तो कह रहा है। फिर ये थोड़ा और इधर गया, फिर डायरेक्शन चेंज होगी। देखो पहले इधर जा रही थी लेकिन अब फिर यहां से फिर इधर पहुंच गया, यानी फिर डायरेक्शन चेंज होगी। इस सारे इतने लंबे रास्ते में ये मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड लेटर से मैग्नीट्यूड हो गया अब 7 किलोमीटर। कहां आपने 5 किलोमीटर जाना था, अब मैग्नीट्यूड भी बदल गई, डायरेक्शन भी बदल गई, मैग्नीट्यूड भी बदल गई, डायरेक्शन भी बदल गई, ले तो वेक्टर क्वांटिटी बदल गई। केवल मैग्नीट्यूड ही बदले तब भी तब वो तो मैंने आपको समझा दिया। केवल मैग्नीट्यूड ही बदले तो कैसे होगा, या केवल डायरेक्शन भी बदले तब भी वेक्टर क्वांटिटी बदल जाती है। जो आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, उसकी डायरेक्शन मोशन की हमेशा बदलती रहती है, लेकिन अभी ऐसे याद रख लेना आप। Scalar quantities can be added or subtracted by using ordinary rules of algebra। ये क्या मतलब है? Scalar quantities में होता है क्या है, केवल मैग्नीट्यूड ही तो होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, 2 + 2 = 4। बस मेरे पास 3 kg चीनी थी, शुगर, 2 kg शुगर में और ले आया तो दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास 5 kg शुगर होगी। सिंपल 2 + 2 4 वाला, यानी सिंपल अलजेब्रा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं कर सकते बेटा। वेक्टर क्वांटिटीज में हमें वेक्टर से रूल लगाने पड़ते हैं। दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से यानी 2 + 2 4 नहीं कर सकते हैं, आपकी 2 के साथ डायरेक्शन भी है। किस डायरेक्शन में है, वेक्टर की डिटेल स्टडी आप 11th में करेंगे, अभी थोड़ा ऐसे ही याद रखना। स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर, ये मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटीज ये। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स हैविंग एरो ओवर देम, यानी ए लिखा और इसके ऊपर ये एरो। ये बात तो हो चुकी है, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं, इजी है ये, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आसान भी बहुत है समझना। डिस्टेंस, ओके, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, ये एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ और ट्रेवल भी होनी चाहिए, किया भी हो, चले भी हो। इस उदाहरण को देख लो, चलो इस एग्जांपल को मैं यहां बना देता हूं तो और समझ में आ जाएगा। ओके 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 भाई तुम क्यों रहा, ये लीजिए, ये बात समझ में आ रही? करेक्ट, लीजिए। अब इसको, ये एक पॉइंट है ए, इधर इधर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए से बी की दूरी है 3 मीटर।
कोई चीज ए से बी तक गई, एक्चुअली में गई, ए से बी गई, फिर बी से वो सी चली गई और यहां तक की दूरी इसी एग्जांपल के हिसाब से ले रहा हूं 4 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 3 + 4 7। एक्चुअली बॉडी उसके ऊपर चली हो, एक बॉडी यहां गई 3 मीटर, फिर ये इधर गई 4 मीटर, फिर ये इधर चली गई 5 मीटर, फिर ये इधर आ गई 7 मीटर। पहाड़ों में ऐसे तो चलते हैं, ये पहाड़ों का जिग जैग समझ लो, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, इधर से इधर, इधर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो एक्चुअली चला वो कितना था 3 ये 4 ये 5 ये 7 ये, 3 4 7, 7 + 5 12, 12 और 7 कितना हो गया 19 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस एक्चुअली चला हो। अब एक्चुअली चलने का और मतलब अभी समझ में आएगा जब हम एक स्टेप और लेंगे, लेकिन यहां समझ लो, एक बॉडी ए से बी गई 3 किलोमीटर, बी से सी गई, एक्चुअली चली, तो 3 + 4 7 ही हो गया डिस्टेंस। सो समझ लो, तो लिखना कैसे है इसको, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, actual length of the path traveled by the body is known as the distance. It is measured in meters. SI unit इसके क्या है मीटर, and it is a scalar quantity। ये मैं आपको बता ही चुका, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस कितना है तुम्हारे घर का, इधर से 5 किलोमीटर, स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस ही तो बता रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये ध्यान रखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। भाई अगर कोई बॉडी चल रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर कर रही है, वो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब जरा और ध्यान देना, चीजें बहुत सारी हैं इधर करने को और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट, पहली बात शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डेफिनेशन के ऊपर, उसके बाद जाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक चीज यहां है, फाइन, एक चीज यहां है, एक चीज यहां है, इधर ए से मुझे बी पर जाना है, ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, रास्ता कुछ इस ढंग का है, पहाड़ी रास्ता है, इधर पहुंचे। चलिए ओके, थोड़ा सिंपल सा बनाता हूं। अच्छा थोड़ा सिंपल सा बनाता हूं, मुझे ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जाना है, ठीक होगी बात। ए स्टेशन से पहले मुझे बस लेनी पड़ेगी, इस स्टेशन पे जाऊंगा, फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, तब मैं बी पे पहुंचूंगा। तो ये तो हुआ मेरा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है उन दोनों के बीच में, स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आ गई। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये बात समझ में आई। तो ये कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। कहां से, measured from the initial to the final position, जहां से चले थे और जहां फाइनल पोजीशन पर पहुंचे उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आओ इधर, ए से चले हम, इधर गए, इधर फिर इधर गए। जैसे आप मेट्रो में बैठते हैं ना, मेट्रो ऐसे मुड़ती, कभी स्टेशन पे गई, कभी इधर मुड़ी, कभी इधर मुड़ी, कभी इधर मुड़ी, ऐसे समझ लो। ये इधर गए, ये तो हो गया एक्चुअल लेंथ। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधी सी बात, इनके बीच का स्ट्रेट लाइन ये रहा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है इधर, ये डिस्टेंस है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है ये, बिटवीन इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन जहां से चले थे, ये फाइनल पोजीशन जहां पहुंचना था, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। वो हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, और जो स्ट्रेट लाइन बनाई दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। कहां से, फ्रॉम ए टू बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ये डिस्टेंस। अब डेफिनेशन पे आओ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये बात अब आई एम श्योर आपको क्लियर होगी। ओके, इट इज मेजर्ड इन मीटर। भाई ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या कह रहा है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मेजर करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, आओ इधर फिर से समझते हैं, उधर लिखा था ना, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उदाहरण में देखो, ए से बी मुझे जाना है, तो इस रास्ते से जा रहा हूं भाई, तब तो है ये डिस्टेंस। इस रास्ते से जा रहा हूं, सीधा जा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां, ए टू बी। किधर, ए टू बी, डायरेक्शन है ए से बी तक, ए टू बी। कब, स्ट्रेट लाइन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, ए टू बी। लेटर से ये जो डिस्टेंस है इसका, ये 5 मीटर है,
ए टू बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी। ये फ्रॉम ए टू बी क्या दे रहा है इसको, डायरेक्शन, और ये 5 मीटर क्या दे रहा है इसको, मैग्नीट्यूड। फिर से देख लो, 5 मीटर मैग्नीट्यूड, ए टू बी क्या दे रहा है इसको, डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गई, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। इधर इस एग्जांपल से समझते हैं, यहां से समझते हैं, ये किलोमीटर नहीं है, मीटर है। एक बॉडी ए से चली, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हुई, हाँ जी हाँ जी, बी पर पहुंची, बी से ये सी पर पहुंची। सो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, 3 + 4 कितना हो गया, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 7 मीटर। फाइन, लेकिन ये कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये फाइनल पोजीशन है इसकी, ये फाइनल पोजीशन। तो इस इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन होगी, सी के ऊपर पहुंच गया। इस दोनों पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द स्ट्रेट लाइन। इन स्टेटमेंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए, आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं, समझ लो। अच्छा, भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भाई। तो ये जो है, ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट। इस केस में 5 मीटर कैसे आई, ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला तो भाई आपको पता ही है ना, ए सी, ये हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो ये भी ये सीख लो, न्यूमेरिकल में काम आएगा इसलिए सीख लो। ये इंटू अंडर रूट, चलो करो जी अंडर रूट, ए बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 4 यानी 4 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। ये बात समझ में आ रही है। चलो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये अंडर रूट। 9 + 16 कितना हो गया बच्चे 25 अंडर रूट। 25 अंडर रूट को हम दो ढंग से लिख सकते हैं, दोनों ढंग से। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 स्क्वायर अंडर रूट, तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा 5। स्क्वायर रूट आता है निकालने, नहीं आता तो चलो देखो 5 को ऐसे लिख सकता हूं, 25 को 5 × 5, ये बन गया एक पेयर। जहां पे एक पेयर बनता है उसका एक डिजिट बाहर आ जाता है रूट से, नहीं 5 बाहर आ गया, इसलिए ये 5 आंसर। ये बात समझ में आ रही होगी, मैथ्स में जरूर करते होंगे आप। सो ये रहा। अब यहां पे 2-3 चीजें आपने समझनी है, यहीं पे समझनी है। ओके, आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में तो आ गई, लेकिन अब जरा मजेदार बात समझना है, प्रॉपर्टीज, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज। इधर ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज। मैंने आपसे कहा डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? आंसर इज यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे समझते हैं, इधर देना ध्यान। डिस्प्लेसमेंट फिर से कह रहा हूं, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी, कैन इट बी जीरो? नो, इट इज देयर समथिंग एंड इन द पॉजिटिव। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? इस केस में डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, डिस्टेंस कितना है 7 डिस्टेंस 7 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है। आऊंगा इसके ऊपर भी, लेकिन अभी समझते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। जरा देखते हैं, ये आपका घर है, इधर देना ध्यान। इस घर से आप गए अपने स्कूल, कहां गए? स्कूल। आप इस घर से स्कूल गए, इधर 5 किलोमीटर, फिर आप दोपहर को इधर वापस आ गए अपने घर 5 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 5 + 5 10 किलोमीटर। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। ओके, इतना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर देखो ना, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आप इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी? घर से चले थे स्कूल को। फाइनल पोजीशन क्या पहुंची आपकी? स्कूल से पहुंच गए वापस घर। इनिशियल पोजीशन भी घर, फाइनल पोजीशन भी घर। आपके घर से कितना दूर है? इधर क्या सवाल पूछ रहे हो सर? फिर से पूछ रहा हूं, आपका घर आपके घर से कितना दूर है? जीरो। डिस्टेंस बिटवीन, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही होगी, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन कितना है? जीरो। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जीरो। अब अगर कोई सवाल पूछे कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, आंसर इज यस। एग्जांपल दो, ये रहा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ओके, ये लीजिए, एक बॉडी यहां, ये पोजीशन ए है, यहां से चली, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, और वापस इधर ए के ऊपर वापस पहुंच गई। बात समझ में आ रही है? वापस इधर ए के ऊपर वापस पहुंच गई। इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए। फाइनल पोजीशन क्या होगी? अगेन ए। डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो होगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। इधर से एक चक्कर लगाया तो इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो। समझ में आई? जहां से शुरू हुई, जहां से चली थी वहीं वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब अगला सवाल आता है, सर डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज नो।
डिस्टेंस या तो पॉजिटिव है या नहीं है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। यहां देखिए जब इधर गए थे हम तो ये जो डिस्प्लेसमेंट थी ये पॉजिटिव है ना, ये 5 मीटर पॉजिटिव। अभी और तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होती है आइए समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। चलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, फाइन, और है जी ये इसका 0 पॉइंट है। ग्राफ बनाते हैं ना आप, ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते हो, इधर 0 लेते हो, इस तरफ क्या लेते हो 1 2 3 पॉजिटिव, इस तरफ क्या लेते हो -1 -2, इस तरफ नंबर लाइन देखो, ये 1 ये 2 ये 3, इधर इस तरफ क्या आएगा, ये -1 ये -2 ये -3। अब आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगी, जरा देखें इधर से कोई चीज चली, चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ओके, इधर से कोई ऑब्जेक्ट चलता गया, इधर पहुंच गया, इधर से ये ऑब्जेक्ट इधर चला गया, यहां पहुंच गया, इधर से उसका मन की कि चलो मौसी के घर चलते हैं, ये इधर आ गया। ये पोजीशन कौन सी है भाई साहब, इनिशियल पोजीशन। मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। अब मैं आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज दिस, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, -3। ये -3 क्या दे रहा है, देखो 3 तो हो गया मैग्नीट्यूड, ध्यान इधर देना, 3 तो हो गया मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन कहां से आएगी, माइनस साइन वेक्टर दे रहा है, 0 से इधर डायरेक्शन, 0 से लेफ्ट साइड को डायरेक्शन दे रहा है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रही डायरेक्शन जो कि नेगेटिव साइन से आ रही है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर क्या बन गया, इधर वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या आपने देखा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। आई बात समझ में, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, नेवर 0, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई, और आई एम श्योर आपको चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं आगे। ओके, ये डेफिनेशन फिर से देख लो। The shortest distance measured from the initial to the final position of the body is known as the displacement. It is measured in meter and is a vector quantity. For example, in the given example, इस example में ऐसे example बना देना, in the given the shortest distance from the initial position A to the final position C is AC, which is 5 meter. Is it okay? चलते हैं आगे, इधर है ना, ध्यान देना इधर। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बताओ, समझना। सारी चीजें हो चुकी हैं, सिर्फ लिखना है। सारी चीजें आपको बता चुका हूं, सिर्फ आपने लिखना है। इधर समझो, पहली चीज देखो, ओके, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। पार्टिकल की जगह आप बॉडी भी लिख सकते हो, बस यहां तक भी लिख दो तो भी बात होगी। एक्चुअल, पहला डिफरेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। आप बाकी भी लिखना चाहो लिख लो, बहुत अच्छी बात है। इन ए गिवन इंटरवल टाइम, एक गिवन टाइम में उसने एक्चुअली कितना पाथ कवर किया, एक्चुअली दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही डेफिनेशन में जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये बात होगी, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। यहां पार्टिकल लिखा है, पार्टिकल इसकी तो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हो, साथ में पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हो। ऑलराइट, सो जब हम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन एक्चुअली में आई जाती है, पर कई बार कुछ ऐसे लिखने को भी कहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इतना बहुत है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। क्यों, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन ही तो है भाई। ऑलराइट, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये भी लिखना, कुछ टीचर कहते हैं ये भी जरूर लिखना है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप तक पहुंचा रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल या बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको क्या कहा था, डिस्टेंस नेवर 0, नेवर नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव। यही तो लिख रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी या पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, 0 और नेगेटिव हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मे बी पॉजिटिव। अभी आपको बताया, ये रहा केस। मे बी नेगेटिव, ये भी मैंने आपको बता दिया। 0 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है 0, इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका। आगे आते हैं। Distance traveled by the particle depends upon the path followed by the particle in going from initial to final position। इधर आ जाओ, इस रास्ते पर पार्टिकल एक्चुअली चला हो, वही डिस्टेंस है। फॉलोड, उस रास्ते पर
उस रास्ते पर चला हो, उस रास्ते पर जो चीज चली है वो है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ये क्या है? इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। ये याद रख लेना, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। ये याद रख लेना। मैं इसी को हाईलाइट कर देता हूं, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। किस रास्ते से गए इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए ए से सी का सीधा सीधा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का। तुम किधर से, मुझे क्या लेना देना। ए से गए बी, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, मुझे यहां पहुंचना है। मैं पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर चला गया घूमने, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर पहुंचा। ये मुझे क्या लेना था? मुझे तो लेना देना है एक ही चीज से कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट। किस रास्ते से पहुंचे कोई मतलब नहीं, इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, बस उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस क्या है, बस इतना नापना है। किधर से गए कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये तो फिर से समझ लो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द path followed by the particle in going from initial to final position, लेकिन यहां it does not depend upon the path followed by the particle from initial to final position. It depends only upon the initial and final position of the, okay, the displacement of the particle between initial and final position of the particle does not depend on the path followed. Clear? It only depends upon the initial and the final position. Distance is a scalar quantity, मैं आपको बता चुका हूं। Displacement is a vector quantity, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ऑलराइट, तो ये रहा पहला लेक्चर। अगले लेक्चर में इसके आगे का हिस्सा आपके तक लेके आऊंगा। तब तक आप इस लेक्चर को बढ़िया से तैयार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।